So dear student, welcome to my class. In today's class we will discuss about the cause of isomerism. ऐसा क्या होता है कि जो आइसोमर्स इतने सारे इतने ह्यूज नंबर में फॉर्म होते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग अवर क्लास, I humbly request to all of you kindly subscribe my channel and also press the bell icon. आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस हर वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखें, क्योंकि जब आदमी एक्सप्लेन करता है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी बीच में आती हैं जो आप मिस भी कर सकते हैं. तो इसलिए आप उसको पूरा देखें जिससे आपको जो चीज़ समझने के लिए है वो पूरी बात समझ में आए. और आपको इसके साथ ये भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो हमारी ये सीरीज़ है इसमें हमने फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील किया है. हमने डिफरेंट फंडामेंटल्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उनको डील किया है. और इससे पहले की जो हमारी सीरीज़ है उस सीरीज़ में हमने केमिकल बॉन्डिंग को डील किया हुआ है. और जो हमारी अगली सीरीज़ आएगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस होगी. तो हमने इस सीरीज़ को भी आप देखिए, इससे पहले की भी सीरीज़ को देखिए और वेट करिए कि अगली सीरीज़ जब आए तो वो भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल हो. हमारा बेसिक मोटिव ये रहता है कि हम स्टार्ट या बिगनिंग से लेके आपको एडवांस स्टेज तक ले जाएं, उन फंडामेंटल्स को क्लियर करें जिनकी केमिस्ट्री में नीड है. हम उन फंडामेंटल्स, हम प्रॉपर रिएक्शंस में नहीं एकदम जाके या उस तरह से नहीं, हाँ, जिससे हमारी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें अपने सब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने में मौका, मतलब समझ आ जाए. तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए वो सारे प्रिंसिपल्स, वो कॉन्सेप्ट को समझना रहे हैं हम अपनी इस सीरीज़ के थ्रू. यही हमारा बेसिक मोटिव है. और जहाँ पे हमें वैसे लगेगा नेम रिएक्शन वगैरह, उनके ऊपर भी हम अपनी सीरीज़ बनाएंगे. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कॉज है कि आइसोमेरिज्म होता है या इतने आइसोमर्स बनते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो तीन है. तो एक तो ये है कि हमारे आइसोमर्स इसलिए हमें मिलते हैं क्योंकि हम अपने ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स को जो डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में. थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई चीज़ है, अगर मैं अपने पेन को इस तरफ रखूं या इस तरफ रखूं तो भी वो दोनों अलग हो जाएंगे. अगर मेरे इस टी शर्ट में या शर्ट में दो जेब हों और मैं इस पेन को इधर रखूं या इधर रखूं, उससे भी वो दोनों अलग ही हो जाएंगे. हम उनको अलग ही पाएंगे और उनको अलग ही स्टडी करेंगे. लेकिन देखें तो मेरे पास, यानी मैं अगर मॉलिक्यूल हूं तो मेरे पास पेन है, चाहे केस ये हो चाहे केस ये हो. यानी अगर मॉलिक्यूल है उसके वो एटम्स उसके पास हैं, वो नंबर भी सेम है, सीक्वेंसिंग भी सेम हो सकती है, लेकिन वो अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफर कर सकता है, क्योंकि वो 3D स्पेस में उसका ओरिएंटेशन डिफर हो सकता है. तो इस वजह से जो 3D स्पेस में हम इसको स्टडी करते हैं तो ओरिएंटेशन या स्पेशल अरेंजमेंट के कारण हमारे को आइसोमर्स मिलते हैं. यानी आइसोमेरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉज किसी मॉलिक्यूल का 3D स्पेस में ओरिएंटेशन और उसकी स्टडी भी है. तो जो हमारा पहला कॉज था वो यही था कि शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है हम डिस्कस और स्टडी करते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में करते हैं. फिर हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा रिएक्शन होता है वो रिएक्शन एक सर्टेन रूल्स
और एक फिक्स क्राइटेरिया के बेस पे होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। कंपाउंड बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस रूट से बना, वो कैसे बना, कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, कहां पे एडिशन हुआ, कैसे सबस्ट्रेट पे एडिशन हुआ, कैसे अटैकिंग रीजन ने अटैक किया, कहां से किया, इन सब चीजों की वजह से भी आइसोमर्स का जनरेशन होता है। तो उसमें से एक तरीका भी हम डिस्कस करेंगे तो जिससे आपको समझ में आएगा कि आइसोमर्स कैसे बनते हैं। तो ये हमारे इथीन है, डबल बॉन्ड कंपाउंड है। अगर इस पे HCl का रिएक्शन हो, यानी ये नेगेटिव, अगर ये अभी हमने इसको दिखा रहे हैं तो ये रिएक्शन कैसे प्लेस होगा। इस केस में क्या होगा कि जो ये है ये एक बॉन्ड, यानी इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। इसको हमने पहले डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट। इसकी वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये पोजीशन H है और ये पोजीशन H है और ये पोजीशन तो ये हमारी पोजीशंस हैं। अब हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट की वजह से क्या हो रहा है कि बेसिकली इस शिफ्ट की वजह से हमारा चार्ज सेपरेशन हो गया, यानी ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया इस एटम ने और इस एटम ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन H+ है और एक क्लोरीन का नेगेटिव आयन है, कैटायन है हमारे पास, एनायन है। तो अब हमारा ये जो क्लोरीन आयन है ये इस पे दोनों तरह से अटैक कर सकता है, यानी इस तरफ से भी जाके अटैच हो सकता है और इस तरफ से भी जाके अटैच हो सकता है। हाइड्रोजन अपना अटैच इस पे होगा ही। अब अगर क्लोरीन इधर से जाके अटैच होगा तो हमें दूसरा कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि वहां क्लोरीन की पोजीशनिंग दूसरी होगी, और अगर यहां से जाके अटैच होगा तो दूसरा मिलेगा। और ये दोनों ही इसी में होंगे, क्योंकि क्लोरीन का अटैचमेंट कैसे हो रहा है ये श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये हम श्योरिटी से कह सकते हैं इन दोनों मेथड से ही क्लोरीन का अटैचमेंट होगा। तो उस केस में अब जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, वो ऐसे बनेगा। इस पे हमें इतना कोई, ये जो वेज लाइन है या सॉलिड लाइन से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये प्लेन से बाहर या पीछे की तरफ और प्लेन से आगे की तरफ 3D स्पेस को शो करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब अगर क्लोरीन ऊपर से अटैच किया तो ये स्ट्रक्चर आएगा, और अगर क्लोरीन ने नीचे से अटैच किया तो इसमें क्लोरीन ऊपर से अटैक करके ऊपर से अटैच हुआ है और इसमें नीचे से अटैक करके नीचे, तो अब हमें एक मिक्सचर मिला है। ये चीज हमें शो करती है कि हमारे इस रिएक्शन मैकेनिज्म की वजह से हमें दो तरह के कंपाउंड मिल रहे हैं, जबकि रिएक्शन एक ही मेथड से हो रहा है, दोनों सेम है।
दोनों में 5 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, दोनों में 2 कार्बन है, फार्मूला सेम है, लेकिन पोजीशनिंग क्लोरीन की स्पेस में चेंज्ड है। तो इस वजह से हमारे को अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो होपफुली अब आप इसको लिख लीजिए, तो फिर हम तो अब इसको रब करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ HCN, इसमें जो HCN माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेसिकली एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वो न्यूक्लियोफाइल है जो सबस्ट्रैक्ट यानी एल्किल हैलाइड पे 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे अटैक कर सकते हैं। ये इनकी खासियत है। ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही नहीं अटैक करेंगे, ये 2 या 2 से ज़्यादा प्लेस पे अटैक कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी एल्किल हैलाइड थायोसाइनाइड्स के साथ HCN माइनस ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मिक्सचर देता है। वो मिक्सचर क्या है? एल्किल थायोसाइनाइड और एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। तो ये मिक्सचर मिलता है। ये मिक्सचर हमें मिलेगा तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे आइसोमर्स जनरेट होते हैं। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म भी एक कॉज है जिसकी वजह से डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आइसोमर्स जनरेट होते हैं। अलग अलग जाके अटैकिंग ग्रुप अटैच होते हैं सबस्ट्रैक्ट पे और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं या स्टीरियो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा हमने कन्फॉर्मर्स के केस में डिस्कस किया था, फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड है, फ्रीली मूवेबल है, ये रोटेट करता है। इसके रोटेशन से क्या होता है, जो कार्बन से जुड़े हुए एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो भी उसके साथ रोटेट करते हैं। तो वो अलग अलग आइसोमर्स जनरेट करते हैं। जैसे हम अगर इन 2 हाइड्रोजन को टारगेट करें और अगर हम इसको रोटेट कराएं तो यहां पे अगर रोटेशन हो, हम इसको घुमाएं तो क्या होगा, ये तीनों भी घूमेंगे। तो
तो अगर 180 डिग्री का रोटेशन हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें अब ये वाला एज जो है वो रोटेट होके नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, यानी जो ये एज था वो नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। इस तरह से ये रोटेशन से हमें डिफरेंट आइसोमर मिल गया, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हो गया। 90 डिग्री के केस में भी ये चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री के केस में भी चेंज हो जाएगा। तो 90 डिग्री के केस में जो चेंज होगा वो थोड़ा अलग तरह से होगा और 180 डिग्री के केस में जो चेंज होगा वो थोड़ा अलग तरह से होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड में अटैच है, उसके फ्री रोटेशन से भी आइसोमर्स का जनरेशन होता है। तो ये 4 मेन कॉज हैं जिसकी वजह से आइसोमरिज्म की फिनोमेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स देती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये बेसिक 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे हम इनको समझा सकते हैं कि आइसोमेरिज्म क्यों होता है और इतने सारे आइसोमर्स क्यों बनते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे अब फिनिश करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, काइंडली शेयर, like and subscribe my channel. Thanks once again.